Okay. In the last class, have we started endocrine system or not? The system to we have completed. Okay, sense organs covered. Okay. Give me a minute. Yes, so we have to now do the हमने आई का तो कर लिया था, उसमें थोड़ा सा बचा था हमारा एक पार्ट फॉर्मेशन ऑफ इमेज वाला, दैट वी विल डू जस्ट अ सेकंड में पीपीटी खोलनी नहीं देना है. Yes. Yes, so we have done the till the lens. We have done the two chambers of the eye, aqueous chamber and the vitreous chamber. Now today we have to start with the how do we see. Okay, so basically it has four steps. So first is the entry of light. So whenever the light enters in our eye, it strikes the conjunctiva, then it goes to cornea, and then to aqueous humor, then it passes the lens, and then the vitreous humor. Okay, so in the inside the vitreous humor, you see there is on the side of ये जो कोरॉइड लेयर होता है, कोरॉइड के नीचे रेटिना होता है. तो इमेज फोकस कहाँ पे होता है? रेटिना पे. द इमेज इन द रेटिना इज फॉर्म्ड in and the image will be real and inverted image. Okay, and I told you कि brain में there's an area, there's a region which is called as occipital lobe. तो occipital lobe जो होता है brain में, जो कि cerebrum area में होता है, occipital lobe. ओके, तो ये ऑसिपिटल लोब की हेल्प है. ऑसिपिटल लोब में जो नर्व इम्पल्स जाते हैं रेटिना से होते हुए, वहां पर वो एनालाइज होते हैं और फिर वापस जो सिग्नल्स आते हैं वो रेटिना पे इमेज बनाते हैं, और ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है बिकॉज योर आईज आर ओपन मोस्ट ऑफ द टाइम. जब भी हम सोते हैं बस तभी आंखें बंद करते हैं, राइट? तो द इमेज कीप्स ऑन फॉर्मिंग ऑन द रेटिना एवरी टाइम. ओके, with the help of occipital lobe. Okay, so your vision is also regulated by मिड ब्रेन. हमारा जो मिड ब्रेन होता है उससे भी विजन रेगुलेट होता है. ठीक है, क्योंकि मिड ब्रेन में जैसे थिंग कॉल्ड एज ऑप्टिक चियाज्मा, वहां पे एक ऑप्टिक चियाज्मा बनता है, कुछ फाइबर्स आते हैं आईज से जो मिड ब्रेन में आके क्रॉस होते हैं.
मिड ब्रेन भी विजन के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है. ओके. Now, after that, when the retina के पास रेटिना ने क्या किया, नर्व इम्पल्स को भेजा, ऑक्सीपिटल लोब में नर्व इम्पल्स गए, वहां से जब जब नर्व इम्पल्स वापस आएंगे तो रेटिना पे इमेज बनेगी एंड दैट विल बी इंटरप्रेटेड. इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है कि वी विल बी एक्चुअली एबल टू सी जो हमारी आईज हमें दिखाना चाह रही है, हम वो देख पाएंगे, वो इमेज बनेगी, हम उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे, ये चीज क्या है, ठीक है, उसके बारे में समझ पाएंगे, उससे हम लर्न कर पाएंगे. ठीक है, so that is called as interpretation. Okay. Now what is accommodation? Accommodation is the process of focusing the eye to see the object at different distances. तो बेसिकली हमारा जो अकोमोडेशन होता है, मतलब हम लोग जो नियर विजन है हमारा, दैट इज 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर अगर सपोज हमारी आई से कोई बहुत पास कोई चीज रखी है, हम उसको नहीं देख पाएंगे प्रॉपरली, लेकिन अगर वो 25 सेंटीमीटर पे रखी होगी, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे रखी होगी, तब हम उसकी प्रॉपर इमेज बना पाएंगे. ठीक है. सो अकोमोडेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फोकसिंग द आई टू सी ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस. डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस पे हम ऑब्जेक्ट को अगर रखते हैं और हमारी आई जो है उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अकोमोडेट करती है, मतलब अपने आप को एडजस्ट करती है, दैट इज अकोमोडेशन. तो फॉर डिस्टेंट विजन, अगर हम दूर का देखना चाहते हैं, द लेंस इज मोर फ्लैटेंड और थिनर. तो उस टाइम पे लेंस फ्लैट हो जाता है. और अगर हम नियर विजन, मतलब कोई चीज पास की देख रहे हैं, तो लेंस विल बिकम मोर कॉन्वेक्स और राउंडेड. ओके. और मैंने आपको बताया था कि जो लेंस की शेप है, लेंस का जो साइज है, वो लिगामेंट्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहते हैं. ठीक है. सो इन नॉर्मल कंडीशन जो सीलरी मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होती है, जो हमारी सीलरी मसल्स होते हैं रिलैक्स होती है. जैसे आप अभी पढ़ रहे हो या नॉर्मली बैठे हो, किससे बात कर रहे हो, तो उस टाइम पे दे विल बी रिलैक्स. ओके. द लेंस रिमेन्स स्ट्रेच्ड बाय सस्पेंसरी लिगामेंट्स. और लेंस की शेप कौन मेंटेन करता है? सस्पेंसरी लिगामेंट, नॉर्मल कंडीशन में, राइट. तो नॉर्मल कंडीशन में जो लेंस होता है वो लेस कन्वेक्स होता है. ठीक है. सॉरी, normal condition में it is more convex, and for seeing distant object it become less convex. Okay. So when we look somewhere, ciliary muscle contract. जैसे सपोज करो कि आप कोई आप अपने आई बॉल को पीछे की तरफ रोटेट कर रहे हो, मतलब आप पीछे का देखना चाह रहे हो, कुछ पीछे आपके पीछे कौन है, कौन चल रहा है, तो उस टाइम पे आपकी सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. या फिर जब आप ऊपर देखते हो, अपनी अपनी आईज को ऊपर की तरफ करते हो, फिर नीचे की तरफ करते हो, साइडवेज घुमाते हो, तो उस टाइम पे आपकी जो सिलियरी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है. ठीक है. So this releases suspensory ligament, making it loose. Suspensory ligament का काम क्या है? वो लेंस को स्ट्रेच पोजीशन में रखता है. ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में. लेकिन जब हम अपनी आईज पे स्ट्रेन डालते हैं, जब हम कोई चीज देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, लेकिन सस्पेंसरी लिगामेंट जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है. सस्पेंसरी लिगामेंट रिलैक्स हो जाएगा तो हमारा जो लेंस है ना वो लूज हो जाएगा. सस्पेंसरी लिगामेंट रिलैक्स हो गया तो लेंस पे से भी थोड़ी सी पकड़ वो छोड़ देता है और लेंस को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है. अब लेंस कोई भी शेप ले सकता है अपने अकॉर्डिंग. अगर हम दूर का देखना चाहते हैं तो लेंस लेस कॉन्वेक्स हो जाएगा. अगर हम पास का देखना चाहते हैं तो लेंस जो है वो कॉन्वेक्स हो जाएगा, मोर कॉन्वेक्स हो जाएगा, राइट. सो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस लेंस अपनी पोजीशन चेंज करता है, राइट. नाउ देयर आर टू थिंग्स कॉल्ड एज लाइट एंड डार्क अडेप्टेशन. During light and during dark, how do our eye adjust? When a person moves from one bright light area to dark light, जैसे सपोज करो आप बहुत तेज धूप से आप सडनली अपने घर आते हो और आपने देखा कि लाइट्स ऑलरेडी स्विच्ड ऑफ है, वो एक छोटी सी लाइट जल रही है, तो उसमें आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा. नाउ एट दैट टाइम वी सफर डिफिकल्टी टू सी. ओके. बट धीरे धीरे हमारा विजन इंप्रूव होने लग जाता है. इसको हम कहते हैं डार्क अडेप्शन. ऐसा नहीं है कि वो विजन इंप्रूव नहीं होगा, विजन इंप्रूव होगा, बट इट विल टेक सम टाइम. That is called as dark adaptation. Okay. So this changes happen due to regeneration of visual purple. तो visual purple किससे बना हुआ है? विटामिन ए, दैट इज रोडोप्सिन. ठीक है. तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम बाहर बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट में होते हैं तो उस टाइम पे जो रॉड्स के अंदर ये पिगमेंट है रोडोप्सिन, ये ब्रेक हो जाता है. क्योंकि जब इस पे लाइट गिरती है जब रोडोप्सिन पे, तो रोडोप्सिन ब्रेक हो जाता है, which was broken before due to bright light. है ना. बहुत तेज लाइट या बहुत तेज धूप में अगर आप हो तो रोडोप्सिन ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही आप सडनली एक रूम में आते हो तो आपको दिखाई नहीं देता. ठीक है.
सो व्हेन अ पर्सन मूव्स फ्रॉम डार्क प्लेस टू ब्राइट लाइट एरिया, अब डार्क प्लेस से अगर ब्राइट लाइट में जाएंगे तो क्या होगा, जैसे सपोज हम डार्क लाइट ऑलरेडी डार्क प्लेस में हैं, अब हम ब्राइट लाइट में जा रहे हैं, मतलब जैसे सपोज अगर आप सो रहे हो अपने रूम में लाइट्स ऑफ करके सो रहे हैं एंड सडनली आप बाहर चले गए बहुत तेज धूप में, दे एक्सपीरियंस dazzling इफेक्ट, तो उस टाइम होता है dazzling इफेक्ट, राइट। एंड इवेंचुअली गेट बेटर टू, एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, है ना, बहुत तेज लाइट को देख के आंखें बंद कर लेते हैं, दैट इज dazzling इफेक्ट, ऐसा लगता है कि बहुत सारी लाइट एक साथ चली गई आंखों में, दैट इज कॉल्ड एज dazzling इफेक्ट। बट ये धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज लाइट अडेप्शन। तो अगर हम बहुत तेज लाइट से डार्क की तरफ आते हैं तो डार्क अडेप्टेशन बोलते हैं उसे, और जब हम डार्क प्लेस से ब्राइट लाइट के जोन में जाते हैं तब उसको हम बोलते हैं लाइट अडेप्टेशन। ओके, then it is called as light adaptation, and this is due to visual purple of rods। अब हमारे जो विजुअल पर्पल था वो अपने सेंसिटिविटी लूज कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम डार्क में थे तो उस टाइम हमें, हम कुछ देख नहीं रहे थे, आराम से सो रहे थे, लेकिन जैसे ही हम बहुत तेज लाइट में चले गए तो रॉड्स तो अभी भी सो ही रहे हैं और कॉन्स थोड़े बहुत जागे हुए हैं, ठीक है। सो रिड्यूसिंग देयर सेंसिटिविटी एंड प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उस टाइम पे प्यूपिल नैरो हो जाता है। जब हम बहुत तेज लाइट में जाते हैं तो प्यूपिल नैरो हो जाता है, और जब बहुत डार्क में जाते हैं तो प्यूपिल एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है। तो कलर विजन क्या होता है, ओनली पॉसिबल थ्रू कॉन्स ऑफ रेटिना स्टिमुलेटेड ओनली बाय ब्राइट लाइट। तो कलर विजन तो हम सिर्फ कॉन्स की हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है। जस्ट राइट दिस एंड विल मूव ऑन टू नेक्स्ट। डन। पिछला स्लाइड हो गया था आपका।
डन बेटा। Okay. All right. So next we're going to do the some defects of eyes. Okay. So these are the common defects of eyes. Just for example, myopia. Myopia is short sightedness. मीन्स इसमें हम नियर ऑब्जेक्ट्स तो क्लियरली देख लेंगे, बट जो फार ऑब्जेक्ट्स जो दूर के ऑब्जेक्ट्स वो हमें ब्लर दिखेंगे। ठीक है, और लेंस इसमें कर्व्ड होगा। ठीक है, द लेंस विल बी कर्व्ड। अब समझ गए, मतलब हम दूर का नहीं देख पा रहे, तो जब दूर का नहीं दिखता तो लेंस कर्व हो जाता है। ठीक है, मायोपिया इज करेक्टेड बाय सुटेबल कॉन्केव लेंस, क्योंकि दूर का देखने के लिए हमारा जो है ना लेस कॉन्वेक्स होता है। अभी हमने ये लिखा है ना नोट्स में, मैंने आपको बताया भी, जब हम लोग पास का देखते हैं तो लेंस मोर कॉन्वेक्स हो जाता है। ठीक है, और लेकिन जब हम दूर का देखते हैं तो लेंस मोर लेस कॉन्वेक्स हो जाता है। तो लेस कॉन्वेक्स मतलब कॉन्केविटी आ जाती है उसमें। तो जब हम मायोपिया जब हमें होगा तो हम उसमें कॉन्केव लेंस देंगे पर्सन को जिसको भी मायोपिया हुआ है। नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया, यू कैन से हाइपरोपिया। इसमें हम नियर ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते, मतलब पास के ऑब्जेक्ट नहीं देख पाएंगे तो लेंस क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, लेंस को कर्व करना है ना। लेंस को कर्व करेंगे तो हाइपरमेट्रोपिया में हम कौन सा लेंस देंगे, कॉन्वेक्स लेंस देंगे, क्योंकि पास का देखने के लिए हमें कॉन्वेक्सिटी चाहिए। ठीक है, एस्टिमैटिज्म ये एक डिफेक्ट है जो एल्डरली लोगों में होता है, मतलब सॉरी, ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें हम किसी फोकस नहीं कर पाते। ठीक है, और अब मतलब जो भी ऑब्जेक्ट हम देखेंगे पास का हो चाहे दूर का हो वो ब्लर दिखेगा। प्रेस बायोपिया ओल्डर पीपल में होता है, इसमें नियर ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाते। जैसे आपने देखा होगा मोस्टली जो ओल्ड पीपल होते हैं वो चश्मा लगा के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मतलब उनको पास का नहीं दिखता। ठीक है, नेक्स्ट इज कैटरेक्ट। कैटरेक्ट एक लेंस का, इट इज एक्चुअली डिजीज ऑफ लेंस। इसमें लेंस ओपेक हो जाता है, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं रहता। एक्चुअली हमारा लेंस कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। लेकिन कैटरेक्ट में ओपेक हो जाता है, मतलब अगर ओपेक हो गया तो क्या होगा, जो लाइट रेज है वो हमारे लेंस पे जो जब गिरती हैं तो रिफ्रैक्ट हो जाती है। लेकिन अगर कोई चीज ओपेक होगी ना, अगर कोई चीज ओपेक होगी तो लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, रिफ्रैक्ट होने की बजाय वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से विजन बहुत कम हो जाएगा, दिखना बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इज इट क्लियर, समझ रहे हो इस बात को, कि जो लेंस है वो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन कैटरेक्ट के टाइम पे वो ओपेक हो जाता है, तो वो लाइट रेज को रिफ्रैक्ट करने की बजाय रिफ्लेक्ट करने लग जाता है, right? Because of which the vision will be reduced. Next is color blindness. Color blindness का मतलब है कि हम कलर के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। मोस्टली जो पिगमेंट जैसे कि रेड और ग्रीन के जो कलर्स होते हैं उसमें हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। और कलर ब्लाइंडनेस जो है एक जेनेटिक डिजीज है, इसमें आप मेंशन कर लेना, कलर ब्लाइंडनेस इज अ जेनेटिक डिजीज। ठीक है, इस ये जीन्स के थ्रू आती है। अगर कोई डिफेक्टिव जीन है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस का, उसके थ्रू ये डिजीज हमारी बॉडी में आती है। ठीक है, नेक्स्ट इज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस आपको बताया था मैंने जब मैं पढ़ा रही थी आपको रोडॉप्सिन के बारे में। तो विटामिन ए, इफ यू आर डेफिशिएंट इन विटामिन ए तो आपको डिम लाइट में देखने में दिक्कत होगी, डिफिकल्टी इन सीइंग इन डिम लाइट। ओके, तो इसीलिए जो हमारे रॉड्स में रॉड सेल में जो रोडॉप्सिन पिगमेंट होता है वो ठीक से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वो बन ही नहीं रहा है, आप विटामिन ए नहीं खा रहे तो रोडॉप्सिन बन नहीं रहा है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, रात को नहीं देख पाओगे, कलर्स को डिफरेंशिएट। नेक्स्ट इज स्क्विंट। स्क्विंट मतलब जैसे लेंस जो है थोड़ा थोड़ा टेढ़ा दिखेगा, क्रॉस आई बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे सपोज अगर आप देख किसी आप अगर आप कोशिश करो कि लैपटॉप में देखो, लेकिन आपके लेंस तो लेंस दिखेंगे साइड में, लेकिन आप देख रहे हैं लैपटॉप को रहे हो, मतलब आपको दूसरा बंदा देख के बता नहीं सकता कि आप किस चीज को देख रहे हो। ठीक है, इसको स्क्विंट कहते हैं। नेक्स्ट इज कॉर्नियल ओपेसिटी। कॉर्नियल मतलब कॉर्निया ओपेक हो गया, द कॉर्निया ऑफ पेशेंट गेट्स स्कार्ड। मतलब कॉर्निया जैसे होता है ना, जब आप गिरते हो तो स्कार हो जाता है, मतलब चुभ जाती है, तो उसको बोलते हैं ना कि मतलब ब्रूज हो गया, मतलब मुझे हाथ में चोट लग गई, ब्रूज आ गया, तो उसमें लाइंस पड़ जाती हैं, ऐसे ही कॉर्निया में लाइंस पड़ जाती हैं, स्क्रैचेस जिसको बोलते हैं हम नॉर्मल। तो यहाँ पे कॉर्निया जो होता है पेशेंट का वो स्कार्ड हो जाता है, और वो ओपेक हो जाता है स्कार होने की वजह से। ऑब्वियसली जब ओपेक हो गया तो फिर फंक्शन ही नहीं रहा, है ना।
तो ऐसे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम कॉर्नियल रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, नया कॉर्निया लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि विजन में प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, और इवन ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, क्योंकि अगर लेंस या कॉर्निया ओपेक हो गए तो धीरे धीरे ब्लाइंडनेस हो सकती है। ठीक है, क्योंकि लेंस और कॉर्निया ओपेक नहीं हो सकते, और अगर वो हो रहे तो हमें उनको रिप्लेस कराना होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? अभी लिख रहे हो? ओके। Yes, beta. The other girl, what are you doing, beta? What are you writing? You are not seeing on the board. Yes, which notes are you completing? The other girl, which is sitting on the second desk, second or third desk, I think. बेटा आप नोट्स नोट डाउन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? यू आर लुकिंग समवेयर एल्स। आप किसी नोटबुक में देख के नोट्स कर रहे थे। यू आर नॉट सीइंग ऑन द बोर्ड। व्हाई? Okay, but without seeing the board you were writing from the book, you were writing. Okay, fine. Completed. And I told you, be responsive in the class every time. Your class is very cold. If you have any doubts, you can ask.
Okay. Okay. Next is stereoscopic vision. तो स्टीरियोस्कोपिक विजन क्या होता है बेटा? राइट, फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन, monkeys, apes, we all are belonging to same ancestors. ठीक है, हम इवॉल्व सेम एंसेस्टर्स से ही हुए हैं, तो हम सब में स्टेरियोस्कोपिक विजन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वी कैन परसीव डेप्थ और द रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली हमारी जो आईज है, दोनों आईज हैं, दे हैव ओवरलैपिंग विजन्स, जिसकी वजह से हमें थ्री डायमेंशनल इफेक्ट मिलता है। और हमारी जो आईज का विजन है वो 3D है, थ्री डायमेंशनल विजन है। जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट का हर एक साइड देख सकते हैं। ठीक है, if a box is lying in front of our eyes, so we can see that box from every aspect. लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं जिनका विजन 3D नहीं होता है, राइट? सो दैट इज व्हाई द ह्यूमंस, मतलब मोस्ट ऑफ द मैमल्स, दे हैव 3D विजन। ओके, क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड एज स्टीरियोस्कोपिक विजन। तो जब जब हमारी इमेजेस, जो इमेज बनती है ना, द इमेज ऑफ बोथ आईज, जब वो ओवरलैप करती है तो 3D इफेक्ट आता है। दैट इज कॉल्ड एज स्टीरियोस्कोपिक विजन। Now we come on to the ear. अब ईयर में आप देखो, आउटर ईयर जो हमारा होता है, जो बाहर से विजिबल होता है, दैट इज पिन्ना। ऑलराइट, आउटर ईयर को हम पिन्ना बोलते हैं, और पिन्ना के अंदर कार्टिलेज होता है। पिन्ना इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, इट डजंट हैव बोन। ओके, बट व्हेन वी मूव इनसाइड, ठीक है, जैसे हम अंदर की तरफ गए, देयर विल बी एन आउटर ईयर। तो जैसे हमारा, आपने देखा है ना, जो नॉर्मली ईयर हम मिरर में देखते हैं, तो उसमें एक होल होता है अंदर। तो वो जो होल वाला पार्ट है, दैट इज आउटर ईयर। जहाँ पे आपको होल दिखना शुरू हो जाता है, दैट इज आउटर ईयर। अब वो होल काफी लंबा होता है, आगे तक जाता है वो। ठीक है, तो जहाँ पे वो होल खत्म होता है, ये मेम्ब्रेन स्टार्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम। क्या बोलते हैं बेटा? ईयर ड्रम। तो ये जो होल है, इसको हम बोलते हैं ईयर कैनाल, या फिर इसको हम बोलते हैं दी ऑडिटरी कैनाल। या तो हम इसको ईयर कैनाल बोल सकते हैं, या फिर हम इसको ऑडिटरी कैनाल बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यू कैन सी द ईयर ड्रम। सो यू कैन सी ईयर ड्रम हेयर, जिसको हम हिंदी में कान का पर्दा बोलते हैं, ईयर ड्रम। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, राइट? कान का पर्दा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम। तो ये एक ड्रम की तरह होता है, जिसपे साउंड जाके डम 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 बजती है, वाइब्रेट होती है, वो ईयर ड्रम वाइब्रेट करती है। जैसे जब हम ड्रम बजाते हैं, या जैसे आप स्कूल्स में मार्चिंग के लिए ड्रम बजता है, तो उसमें जो बाहर ड्रम के बाहर जो पर्दा होता है, मतलब जो एक लेयर लगी होती है, उस पर आप मारते हो, तो आवाज सारे में गूंजती है, उसकी बहुत तेज आवाज आती है। क्यों? क्योंकि वो जो आवाज, जो आप मारने की, जो उस पर हिट कर रहे हो, वो आवाज क्या हो जाती है? एम्पलीफाई हो जाती है। एम्पलीफाई मतलब बहुत तेज हो जाती है आवाज, और सबको सुनाई देती है। तो ईयर ड्रम इज एक्चुअली डूइंग द सेम। ठीक है, ईयर ड्रम इज द वाइब्रेट साउंड विच इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, एंड यहाँ साउंड जब अंदर आती है, तो मिडल ईयर में जो बोन्स होती हैं, देयर आर थ्री बोन्स, हैमर एंड स्टिरअप। हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। हैज हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। इनका नाम मेलस, इनकस और स्टेप भी होता है। जैसे हैमर को हम लोग मेलस भी कहते हैं, एनविल को हम लोग इनकस कहते हैं, और स्टिरअप को स्टेप्स कहते हैं। तो ये जो बोन्स होते हैं, तीन बोन्स होती है हमारे कान में, थ्री बोन्स, तो दोनों कान के मिला के 6 बोन्स हो जाते हैं। ठीक है, तो मिडल ईयर में हमारे बोन्स आते हैं। तो ये जैसे ही ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है, तो बोन्स भी वाइब्रेट करने लग जाती है। और जैसे ही बोन वाइब्रेट करती है, तो सेमी सर्कुलर कैनाल जो होता है हमारे इनर ईयर में, ये 3 कैनाल्स होते हैं। ये पूरे सर्कल नहीं है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल जाके साउंड को डालते हैं कॉकलिया में। कॉकलिया एक स्नेल की तरह दिखती है, जैसे स्नेल्स होती है ना, इट लुक्स लाइक अ स्नेल। सो द कॉकलिया विल गेट वाइब्रेटेड, एंड देन इट विल सेंड द साउंड सिग्नल्स टू द कॉकलियर नर्व। तो यहाँ से कॉकलियर नर्व जाती है, जो ऑडिटरी नर्व का पार्ट होती है, और ये नर्व जाकर सिग्नल्स प्रोवाइड करती है हमारे ब्रेन के टेम्पोरल लोब को।
Now you see what is temporal lobe. Temporal lobe is the area where the uh, where we can detect the sound, है ना, ये साउंड को परसीव करता है. जैसे विजन के लिए ऑसिपिटल लोब था, ऐसे ही साउंड के लिए वी हैव दी टेम्पोरल लोब. सो आउटर ईयर में बेटा क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ पिन्ना. आउटर ईयर में पिन्ना आता है एक तो, जो कि कार्टिलेज का बना होता है, और ऑडिटरी कैनाल, ये जो कैनाल जा रहे हैं अंदर, ये जो छेद है ईयर कैनाल, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ पिन्ना एंड ऑडिटरी कैनाल. मिडल ईयर में वी हैव थ्री बोन्स, मेलस, इनकस, स्टेप्स, इनको हम हैमर, एनविल और स्टेप्स स्पिरअप भी कहते हैं. एंड यूस्टैचियन ट्यूब, तो यहाँ से आप देख लो एक ट्यूब निकल रहे हैं नीचे, इसका नाम लेबल नहीं किया हुआ है. ये देखो नीचे से ट्यूब निकलते हुए दिख रहा है रेड कलर की, ये नीचे जा रही है, इसको बोलते हैं यूस्टैचियन ट्यूब. तो यूस्टैचियन ट्यूब जो होती है हमारे नोज और थ्रोट से कनेक्ट करती है. इसलिए ईएनटी आपने सुना होगा, ईएनटी डॉक्टर्स, ईयर नोज थ्रोट के जो डॉक्टर्स होते हैं, वो तीनों चीजें एक साथ पढ़ते हैं, ईयर भी, नोज भी और थ्रोट भी, क्योंकि ये तीनों आपस में यूस्टैचियन ट्यूब की हेल्प से कनेक्टेड है. जब भी आपको कोल्ड होगा तो आपको सुनना कम हो जाएगा. जब भी आपको कोल्ड या कफ या कुछ भी होगा तो आपको नोज में भी स्टफिंग हो जाएगी. ठीक है. सो या फिर जो आप बोल रहे हो खुद भी सुन पा रहे हो, बिकॉज ऑफ यूस्टैचियन ट्यूब. ओके. तो यूस्टैचियन ट्यूब कनेक्ट्स द कैविटी ऑफ मिडल ईयर विद द थ्रोट. तो हमारे जो मिडल ईयर की कैविटी होती है उसको थ्रोट से जोड़ता है, राइट. इनर ईयर में क्या होता है, वी हैव लैबिरिंथ. तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप कैनाल्स देख रहे हो बेटा, इनके अंदर दो तरह की लैबिरिंथ होती है. लैबिरिंथ मैं आपको बताऊंगी क्या होता है. अभी हम जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं. तो इट इज, इसको हम लोग मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ भी बोलते हैं. इनर ईयर में मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होता है, जिसमें कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल आते हैं. तो कॉक्लिया ये है जो स्नेल जैसा घूमा हुआ है, और सेमी सर्कुलर कैनाल कितने बेटा हमारे पास, 3. ठीक है. सो कैविटी जो होती है कॉक्लिया की, वो 3 कैनाल्स हैं, 3 कैनाल से बने. जैसे एक सर्कल ऐसे घूमा, 1, फिर सेकंड सर्कल, फिर थर्ड सर्कल, और ये तीनों सर्कल आपस में पैरेलल होते हैं, है ना, डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल कैनाल्स. ओके. सो मिडल कैनाल कंसिस्ट ऑफ, ये हम बाद में करेंगे, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी वगैरह क्या होते हैं. इनर ईयर हम बाद में करेंगे. ठीक है. जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको इनर ईयर की वो दिखा देती हूँ. पहले पहले आप आउटर ईयर मिडल ईयर लिख लो, फिर हम इनर ईयर स्टार्ट करेंगे. Yes, so I'm playing a video for you just to understand how the ear works. Okay, please listen it. Listening to it. But there's a lot more going on over here. You see, all your speakers are doing right now is vibrating the particles of the air close to it. Then they vibrate the air molecules close to So you them. can see the vibration of molecules, because vibration molecules का air में होता है. It needs the sound needs medium to travel. ठीक है. तो sound में particles होते हैं, they keep on vibrating to make you hear. And so on and so forth. And we call this a sound wave.
And eventually, when the air molecules close to your ears start vibrating, we hear sound. But how does something as boring as air molecules going back and forth make us experience something like this? Well, for that, we need to look at our ear carefully. I mean the entire structure of the ear. So let's look at how the different parts of the ear work together to make us experience sound. So our ear can be divided into three parts: the outer ear, the middle ear, and the inner ear. The outer ear starts with the pinna. It's the part that you can see and touch, or in my case, So you can see pinna. it's the part that my mom would twist quite often. Its job is to collect as much sound waves as possible and channel it into the auditory canal. So pinna collects the sound wave and send it to the auditory canal. The sound waves pass through the auditory canal and eventually meet the eardrum, which is shown in green over here. The eardrum is a transparent membrane which is super sensitive to the vibrations of the air. So eardrum is very sensitive to the vibrating molecules which are present in the air. Okay, they're going inside your ear. So जो ईयर ड्रम होता है कई बार उसमें डिफेक्ट भी हो जाता है, जैसे कई लोगों के ईयर ड्रम में होल भी होता है, तो उनको प्रॉपरली सुनाई नहीं देता एक कान से और उनको ईयर में से सेक्रीशंस आते रहते हैं, कुछ फ्लूइड आता रहता है. So as the air vibrates, even the eardrum starts vibrating, just like the skin of a drum. And as you can see, the eardrum also separates the outer ear from the middle ear. This brings us to the middle ear. The middle ear consists of the three tiniest bones of the human body, and they're together called the ossicles. And they have pretty cool names. They're called the malleus, the incus, and stapes. And here's the actual picture of these three bones. And because of their shapes, they're also commonly called as the hammer. So you can see that malus जो है वो हैमर की तरह दिखती है, इसलिए उसका नाम हैमर है. ठीक है? The anvil and the stirrup. So हैमर से हम एनविल पे हैमर को एनविल पे मारते हैं, तो इसलिए इसका नाम इनकस को एनविल बोला गया है. और स्टिरअप इज लाइक स्टेप्स, मतलब स्टिरअप इज लाइक जैसे पुलिस वाले यूज करते हैं ना अरेस्ट करने के लिए, इट्स लाइक दैट. Stirrup is where you rest your feet when you're riding your horse. Alright, so as the eardrum vibrates, you can see the ossicles also start vibrating, transferring the vibrations from the eardrums to the inner ear. Now their main job is to increase or amplify the pressure of the sound. सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है यहाँ पे हियरिंग के टाइम पे, दैट इज ऑफ इनर ईयर. देखो आउटर ईयर तो कलेक्शन करके ले आया साउंड को, उसने वाइब्रेट कर दिया बोन्स को, लेकिन अब ये जो साउंड है लास्टली इनर ईयर में जाती है. दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग ऑफ द ईयर. इनर ईयर में ऐसा क्या हो रहा है, साउंड एम्पलीफाई हो रही है, जो भी आप सुन रहे हो वो तेज सुनाई दे रहा है. Sound waves when it reaches the inner ear. But why do we need to increase the pressure of the sound waves? Because as we will see, the inner ear consists of a liquid, not air. So you can see the inner ear, the inside the inner ear, that blue color is a fluid. Inside this inner ear, there is a fluid, right? So the vibrations must transfer into a liquid. And you might already know that तो वाइब्रेशन यहाँ पे बेटा पास होंगे लिक्विड में, वाइब्रेशन यहाँ जाएंगे और इस लिक्विड को वाइब्रेट करेंगे. vibrating or moving particles of liquid is much harder than moving particles of air, which is why it's very easy for you to swing your arms in the air, but it's pretty difficult to do that inside water, like say in a swimming pool. And so to set this liquid in vibration, the pressure has to be high enough. And in fact, it turns out that our ossicles increase the pressure of the sound about 20 times. So your ear ossicles increase the pressure of sound
about 20 times so that your water molecules can vibrate. ये water molecules को vibrate होने में time लगता है. But how do they do that? Well, just take a look at the base of the stapes. It has such a small area compared to that of the eardrum. So when the force gets transmitted from the eardrum to the stapes, it gets concentrated in a very tiny area. And you might know when you concentrate force in a very tiny area, you increase its pressure. And that brings us to the inner ear. The inner ear consists of a bony structure, which is shown in purple. Now, as you can see, the top part of this structure consists of three semicircular rings. So here They you help us see three semicircular rings जिनको purple color में lesson light जला के दिखाया उन्होंने. There are three semicircular canals or rings. in maintaining our balance when walking or dancing or whatever we do. So So when we walk, when we do any kind of balancing activity, so these three ear canals, they are very important in maintaining balance, equilibrium. Okay. आप कोई भी चीज कर रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, डांस कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें बैलेंसिंग में हमारी हेल्प करता है. हमारे आसपास क्या है, सराउंडिंग्स में क्या है, उसको सेंस करवाने में हेल्प करता है. they're not involved in hearing, so not so important for us. The part that's involved in hearing is this snail like structure. This is called सो जो ऊपर कैनाल्स आप देख रहे हो बेटा, ये सिर्फ बैलेंस के लिए होते हैं. हियरिंग के लिए कॉक्लिया इन्वॉल्व होता है. जो हम सुनते हैं वो क्या कॉक्लिया की वजह से सुनते हैं. the cochlea. What does it do? Well, although these bones have already started dancing to the music, nothing gets heard until these vibrations are converted to electricity and sent to our brain. And that's exactly what the cochlea does. Now, the cochlea is super complex and it's also a little mysterious. Even today, there are certain things about it we just don't know. And so we'll definitely not go into the details. But as mentioned earlier, it contains a liquid. And when the stirrup hits our cochlea, this liquid starts vibrating. And then there are some specialized cells in the cochlea that convert these vibrations into electrical signals. And these electrical signals go through the auditory nerves all the way to your brain, where it gets finally interpreted as sound. And the cells of your cochlea are amazing. The electrical impulses that they So generate cochlea consists of some specialized cell that we will talk about. Cochlea के अंदर बेटा organ of Corti होता है, organ of Corti, जिसमें कुछ specialized cells होते हैं. वो specialized cell क्या करते हैं, जो भी चीजें vibrate कर रही हैं उस particular signal को electric signal में convert कर देते हैं, and that signal go to your auditory nerve, and from auditory nerve the signal will go to your brain. are super sensitive to how loud the sound is or how feeble the sound is, whether it is high frequency or low frequency. And as a result, your brain can differentiate the tiniest differences in the sound. तो छोटे And से छोटी so you sound can और बहुत understand ज्यादा different sound letters बहुत or ज्यादा sound. words or even understand what I'm saying right now or hear the different notes of this music. Transferring it into the cochlea, and That's it. regardless Okay. Have you got it? समझ में आ गया? Yes, बेटा. Yes, have you got it? Okay. Okay. So now the next. Okay. So just 1 minute. I'll just reshare another. Okay.
सो नाउ वी कम ऑन टू इनर ईयर। बाहर का तो आपको समझ में आ गया। इनर ईयर क्या में क्या होता है बेटा, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है, मतलब ये जो लेबिरिंथ बनी हुई है, इनको, ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, इनको हम लोग लेबिरिंथ भी बोलते हैं। ठीक है। So it consists of two things. One is cochlea, one is three semicircular canals. So the cavity of cochlea is divided into three parallel canals. मैंने आपको बताया कि cochlea के अंदर तीन canals होते हैं जो गोल गोल घूमते हैं। ठीक है। और जो, और जो भी हमने वीडियो देखी थी उसमें उसने बोला था कि कुछ सेल्स होते हैं जो हियरिंग सिग्नल्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। सो मिडल कैनाल कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। मैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के बारे में आपको बताया था। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होता है उसमें, राइट। So here you can see the organ of body. Let me just take out a good image. चला गया इमेज का। Just a second. So you can see here, this is the organ of Corti. ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कोई चीज याद नहीं करनी है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी ऐसा दिखता है, और ये अलग से दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि कॉकलिया में दिखाएंगे तो आप कंफ्यूज होगे। वैसे कॉकलिया में भी देख सकते हो आप। मैं दिखा देती हूँ आपको, कोई अच्छी अगर इमेज होगी तो। यस। सो ये बेटा सेमी सर्कुलर कैनाल दिख रहा है आपको तीन। ठीक है। ये आपको कॉकलिया दिख रहा है। कॉकलिया के अंदर होता है ये हमारा ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। अब ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में आप देख रहे हो कुछ पर्पल कलर के सेल्स हैं। ये ऊपर पर्पल कलर के सेल्स दिख रहे हैं, एक पिंक कलर के सेल्स दिख रहे हैं, और ये कुछ एपिथेलियम जैसा कुछ दिख रहा है ना। तो ये क्या क्या होते हैं, लेट वी विल सी। ये हमारे कॉकलिया में कुछ ऐसा दिखता है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहाँ रखा हुआ है? बीच में रखा हुआ है ना। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है वो मिडल कैनाल में होता है। तो यहाँ आपको मिडल कैनाल में दिख रहा है ना, एक ऊपर कैनाल है, एक बीच में कैनाल है, और एक नीचे कैनाल है। उसके नाम आपको नहीं याद करने। ऊपर वाला कैनाल स्केला वेस्टिबुलाई होता है, बीच वाला स्केला मीडिया होता है, और नीचे वाला स्केला टिम्पेनाई होता है। तो बीच वाले कैनाल ऑफ कॉकलिया में यहाँ पे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी प्रेजेंट होता है। इस तरह से बैठा होता है ये। ठीक है। और बड़ा करके आप देखोगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में ना कुछ हेयर सेल्स होते हैं। देयर आर सम हेयर इन द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी व्हिच आर कॉल्ड एज स्टैटोसिस्ट। मतलब ये हेयर होते हैं जो साउंड से वाइब्रेट होते हैं, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं साउंड को, जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है। राइट। एंड ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल वाइडन टू फॉर्म एम्पुला। अब एम्पुला क्या होता है? हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स की बात करेंगे कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स क्या करते हैं। नाउ सी, इस पूरे डायग्राम को हम कहते हैं वेस्टिबुलर अपरेटस, जिसमें कॉकलिया और सेमी सर्कुलर कैनाल्स इन्वॉल्व हैं। नाउ यू कैन सी थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स। इसमें आपको दिख रहा होगा ये जो रेड कलर के डॉट्स बने हुए बड़े बड़े दिख रहे हैं, इनको एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एम्पुला। मतलब ये अलग से स्वेलिंग्स दिखती है। ठीक है। आप इसमें भी देख सकते हो एम्पुला, बहुत क्लियरली मैं दिखा देती हूँ। आप अपने बुक के डायग्राम में भी एम्पुला देख सकते हो। ये देखो, ध्यान से देखना, थोड़ा डायग्राम बड़ा कर दो। ये दिख रहे हैं राउंड राउंड स्वेलिंग्स। जहाँ मेरा कर्सर है, कैन यू सी माय कर्सर? ये तीन राउंड स्वेलिंग्स दिख रही है आपको, तीनों तीनों कैनाल के पास। दीज आर एम्पुला। क्लियर? इनको एम्पुला कहते हैं। ठीक है बेटा। ठीक है। तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स एम्पुला बनाते हैं, और एम्पुला में कुछ सेंसरी सेल्स होते हैं। देयर आर सेंसरी सेल्स इन द एम्पुला व्हिच हेल्प्स इन बैलेंस। ठीक है। उसके बाद जो कॉकलिया होता है वो
सेमिसर्कुलर कैनाल से कैसे जुड़ा होता है? विद द हेल्प ऑफ वेस्टिब्यूल. अब व्हाट इज वेस्टिब्यूल? सो यहाँ तो वेस्टिब्यूल नहीं दिखेगा, यहाँ दिखा देती हूँ आपको वेस्टिब्यूल. ये देखो, दिस एरिया, दिस ट्यूब इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल. जो सैक्यूल से निकलता है यहाँ पे, ये जो पोर्शन है, दिस इज वेस्टिब्यूल, जहाँ से साउंड सिग्नल्स ऐसे जाते हुए कॉक्लिया में जाएंगे. तो ये आपके वेस्टिब्यूल है. ठीक है बेटा. तो वेस्टिब्यूल की हेल्प से जुड़ा होता है. इसके अलावा नाउ द अनदर थिंग इज द वेस्टिब्यूल कंटेन्स टू सैक्स. वेस्टिब्यूल में दो सैक होते हैं, एक होता है अर्टिकल और अर्ट्रिकल, और एक होता है सैक्यूल. तो अर्ट्रिकल आपको दिख रहा है, सैक्यूल दिख रहा है. सेमी सर्कुलर कैनाल्स क्या बनाते हैं? एम्पुला. फिर ये जो एम्पुला होता है, ये अर्टिकल में साउंड भेजता है, फिर सैक्यूल में जाती है, फिर सैक्यूल से इस कॉर्ड में होते हुए वो कॉक्लिया के कैनाल्स में जाती है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Clear to everyone? Yes. So in the next class we'll write about it. आप थोड़ा पहले इसको लर्न करो, देखो कुछ समझ में नहीं आता तो नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछ लेना. ठीक है बेटा? ओके, बाय.